ये लेक्चर और क्या हाल है। तो पिछला लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन। तो आइए सबसे पहले फ्रिक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर व्हेन दे मूव ओवर ईच अदर। ये हो गया डेफिनेशन, पर मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सपोज आपका घर में पूरा मार्बल्स और टाइल लगा हुआ है, ठीक है, चलो घर नहीं, आपके रूम में, और मैंने बोला कि इस दीवार से उसके ऑपोजिट दीवार तक आपको दौड़ के जाना है, तो आप नॉर्मल कंडीशन में आराम से दौड़ के चल जाइएगा, ठीक है। पर अब मैं क्या करूं, पूरा पानी फैला दिया रूम में, ठीक है, और बोलूं कि इस दीवार से उस दीवार तक आप दौड़ के जाइए, तो आप जरूर उस पर गिरिएगा। तो आपका गिरने का कारण क्या है? आपका गिरने का कारण है फ्रिक्शन। जब नॉर्मल कंडीशन में आप दौड़ रहे थे तब फ्रिक्शन लग रही थी प्रॉपरली, इसीलिए आप दौड़ पा रहे थे। पर जब पानी है तो उसी कारण क्या हुआ, फ्रिक्शन लेस हो गया जमीन, ठीक है, और जिस कारण आप स्लिप करके गिरे। तो फ्रिक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरलॉकिंग, दूसरी होगी कोल्ड वेल्डिंग। इंटरलॉकिंग क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी सरफेस होता है ना, ठीक है, सरफेस दिखने में भले प्लेन रहता है, पर जब अपन उसको जूम करके एकदम अच्छे से देखते हैं ना, तो हमें कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने मिलती है। मतलब कि वो उतना प्लेन नहीं है जितना प्लेन हमें नज़र आता है वो दूर से। उसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ पाए जाते हैं, और यही इरेगुलरिटीज़ जो होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉकिंग हो जाता है इन दोनों में। मतलब ये दोनों एक दूसरे में प्रोजेक्शंस घुस जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये दोनों इंटरलॉक कर जाता है, और यही इरेगुलरिटीज़ के कारण फ्रिक्शन अराइज होता है, ठीक है। ये हो गया पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बोलता है फ्रिक्शन का कोल्ड वेल्डिंग। सपोज आप देखे होंगे जो फ्रिज होता है घर पे, वो भारी होता है फ्रिज कुछ ज़्यादा ही। अब जब उसको आप हटाते हैं तो देखते हैं नीचे में फ्रिज के कारण कुछ दाग भी बने रहते हैं। ये दाग क्यों बनते हैं? अब होता क्या है कि जब दो सरफेस होता है ना, उसमें कुछ ही पॉइंट जो होता है वो टच करता है, और फ्रिज तो भारी होता है जिस कारण वो प्रेशर ज़्यादा लगता है कुछ ही पॉइंट पे, तो कुछ ही पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस कारण फ्रिज का और जो ज़मीन है उसमें बॉन्ड बनने लग जाता है। तो उस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो आइए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन के दो टाइप पढ़ते हैं अपन। पहला हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल फ्रिक्शन। जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड पाया जाता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, जो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है ये बिटवीन टू सॉलिड सरफेस पाया जाता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो है ये दो टाइप का अपन पढ़ते हैं। पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो गया डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही पता चलता है आपको कि व्हेन बॉडी प्रेजेंट एट रेस्ट, फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब व्हेन बॉडी मूव्स, फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इज कॉल्ड एज डायनेमिक फ्रिक्शन। मतलब क्या, स्टैटिक मतलब ही होता है रेस्ट और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। तो ये रेस्ट में जब बॉडी रहता है, दोनों बॉडी, तब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है जब दोनों बॉडी में से एक कोई मूव कर रहा हो तो, ठीक है, या फिर दोनों मूव कर सकता है। मतलब मूवमेंट के कारण डायनामिक नाम से ही सजेस्ट करता है कि मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मोशन में है। अपन बाद में पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन के बारे। इसको एफएस से डिनोट करते हैं, इसको एफके से, ठीक है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन को चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। सपोज एक 10 kg का मास लिए अपन और उसको हम लोग 5 न्यूटन फोर्स से खींचे। मास जो है हमारा एक फ्रिक्शन लेस ज़मीन पे नहीं है, एक फ्रिक्शन वाले ज़मीन पे है। तो जब अपन इसको अपनी तरफ खींचते हैं तो ये कोई मूवमेंट नहीं शो करता है, मोशन में नहीं आता है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। तो जब अपन इसको 10 न्यूटन फोर्स से खींचे तो ये क्या करने लगा, 10 kg का मास ये हम लोग की तरफ आने लगा, मतलब ये मोशन में आ गया 10 kg का मास, ठीक है। अब सपोज एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक और 5 kg का मास रख देते हैं। अब इसको 10 न्यूटन फोर्स से जब खींचते हैं, पूरा जो ब्लॉक का सिस्टम है ये मूवमेंट करना ही बंद कर दिया। अब जब इसको फिर हम लोग 15 न्यूटन फोर्स से सपोज खींचे तो ये ब्लॉक सिस्टम है ये तब मूव करने लगा।
तो इसका क्या मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना अपन मास बढ़ा रहे हैं उतना फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा है, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। आइए कुछ और फैक्टर पढ़ लेते हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग। मतलब जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा यहाँ पे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ये भी पढ़े कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो नॉर्मल पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, तो हर सरफेस का अपना होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से फॉर्मूला निकला फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जिसको अपन डिनोट करते हैं छोटा एफ से, स्मॉल एफ से, इक्वल टू म्यू जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। सपोज एक मास लेते हैं अपन, ये रहा एम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग्स हो रहा है जिस कारण फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा इसमें। ये स्मूथ सरफेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉर्मल फोर्स एन, और इसको अपन एफ फोर्स से सपोज खींचते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, इसके ऑपोजिट रखेगा एफ। ठीक है, स्मॉल एफ, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हो गया म्यू। तो फ्रिक्शन को अपन और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज एक मास लेते हैं जिसका वेट अपन रख लेते हैं 1 kg। ठीक है, तो मास कितना हो गया 1 kg, और उसके बाद अब म्यू का वैल्यू अपन रख लेते हैं 1/2 kg, हाफ। ठीक है, म्यू का वैल्यू अपन ले लेते हैं हाफ। तो इसमें नॉर्मल कितना लगेगा, नॉर्मल mg का ऑपोजिट हो गया, ऐसे लगता है ना नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना हो गया, मास हो गया 1 kg और g हो गया 10 ले लेते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो 10 हो गया, तो नॉर्मल कितना लगा 10। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, एफ निकालने का तरीका अपन को पता है, म्यू एन। म्यू दे दिया आधा और एन हमने निकाला 10। तो अब एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 न्यूटन। मतलब जो फ्रिक्शन एफ है वो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो एक बात बताइए आप, ये एफ जो है ये एफ मैक्स लिखेंगे, ये मैक्सिमम। ठीक है, क्यों मैक्स लिख रहा हूं, सपोज मैं यदि 1 न्यूटन का फोर्स यहां पे यदि अप्लाई करता हूं तो क्या मैं इसको हिला पाऊंगा, ये रेस्ट से हटेगा, नहीं हट पाएगा, क्योंकि इधर अपोजिट तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यदि मैं 2 न्यूटन यूज करूं तो क्या ये जो मास है, ब्लॉक है, वो मूवमेंट कर पाएगा, नहीं। 3 न्यूटन में भी नहीं कर पाएगा, 4 न्यूटन में भी नहीं कर पाएगा, 4.5 न्यूटन में भी नहीं कर पाएगा, 4.8 न्यूटन में भी नहीं कर पाएगा। पर यदि 5.1 न्यूटन फोर्स लगा दिए तो यहाँ पे जितना भी इंटरलॉकिंग हुआ है वो सारा टूट जाएगा और ये बॉडी मूव करने लग जाएगा। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारी बची कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। ये एक मास लिया अपन, ठीक है, मास का वेट ले लेंगे कितना, 1 kg ले लेते हैं फिर से। तो कितना लगेगा इस पे mg फोर्स, तो नॉर्मल कितना हो गया, ये 1 और ग्रेविटी 10, तो नॉर्मल भी 10 न्यूटन। म्यू एस को ले लेते हैं अपन 1। अब म्यू के जो होता है उसको ले लेंगे अपन आधा। हमेशा याद रखना कि म्यू के जो होता है वो हमेशा कम होता है म्यू एस से। ठीक है, रेस्ट में हुआ तो म्यू एस, मोशन में है तो म्यू की है। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एफ एस मैक्स, क्या हो जाएगा म्यू एन। ठीक है, म्यू एस एन माने स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी बॉडी रेस्ट में लेते हैं अपन। तो म्यू एस कितना हो गया 1, नॉर्मल अपन निकाले 10, तो ये हो गया 10 एफ एस मैक्स। अब अपन निकालते एफ के कितना लग रहा है, एफ के मैक्स, मतलब जब बॉडी मोशन में है तब कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के वैल्यू हाफ और ये हो गया 10, तो ये 5 न्यूटन। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जब अपन यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स यदि सपोज अप्लाई करते हैं तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है
वो 10 न्यूटन का है। जब तक 10 न्यूटन से ज़्यादा अपन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगा। 6 न्यूटन में भी नहीं करेगा, 8 न्यूटन में भी नहीं करेगा, 9 न्यूटन में भी नहीं करेगा, 9.9 न्यूटन में भी नहीं करेगा। पर जब अपन 10.1 न्यूटन लगा दें यहाँ पे, तो ये बॉडी जो है, ये जितना भी इंटरलॉकिंग है यहाँ पे सारा टूट जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगा और ये मूव करने लगेगा और तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा कितना, 5 न्यूटन। एक बार जब ये बॉडी मूवमेंट करने लगा उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट रहेगा और वो कितना का लगेगा, 5 न्यूटन का लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको इसमें से क्या समझ में आया, जब अपन फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, नहीं, तब वो रेस्ट में रहेगा। जब अपन फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का तब भी बॉडी रेस्ट में रहेगा। जब अपन फोर्स लगाते हैं 8 न्यूटन का तब भी बॉडी रेस्ट में रहेगा। जब अपन फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का तब बॉडी क्या करेगा, वो सारा इंटरलॉकिंग्स जो है यहाँ पे बना हुआ है वो सबको तोड़ देगा और उसके बाद इट विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब अपन 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए एक और चीज पढ़ते हैं अपन। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रखा हुआ है, उसका वेट m है सपोज, और जो फोर्स है ना वो एंगल पे लगा रहे हैं अपन, मतलब ऐसे किसी एंगल से। तो इसका चलिए 2 कंपोनेंट बनाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये थीटा ले लेते हैं अपन, तो ये हो गया f cos थीटा और ये हो गया f sin थीटा। ठीक है, नीचे की तरफ इसका लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस एन इक्वल टू म्यू एस एन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो नीचे mg लग रहा है और माइनस f साइन थीटा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये हो जाएगा n। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं mg माइनस f साइन थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आ गया। अब एक्सेलरेशन कोई कोई बोल देता है, तो एक्सेलरेशन कब, तभी होगा जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोटा खत्म हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो एक्सेलरेट होगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो रेस्ट वाला बॉडी पे लगता है ना। जब बॉडी मूवमेंट करने लग जाता है, जब इंटरलॉकिंग टूट जाता है तब म्यू के लगता है, जैसे कि अपन पढ़े हैं। तो एक्सेलरेशन अपन क्या पढ़े हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, यही तो पढ़े थे ना। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स एफ एस माइनस एफ ओ बाई एम। ठीक है, तो सपोर्टिंग फोर्स एफ कॉस थीटा और ऑपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे। ठीक है, तो सपोर्टिंग हो गया एफ कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, क्योंकि अब काइनेटिक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब बॉडी मोशन में है, उसके बाद मास। तो ये एक्सेलरेशन निकालने का भी तरीका अपन को समझ में आ गया। तो एक तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड मिनिमम फोर्स टू पुल द ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो वही चीज वही, तो इसका भी वही सेटअप है। इधर से अपन फोर्स एफ से खींच रहे हैं, 2 कंपोनेंट बना लेते, एक ये और एक ये थीटा एंगल एफ कॉस थीटा, इधर हो गया एफ साइन थीटा और इधर लग रहा है एफ, इसका लग रहा है mg। तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा कि ऑब्जेक्ट है वो अपन पुल कर पाए हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो वो हो जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको रट जाइए, काम खत्म। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फाइंड एक्सेलरेशन इन इंक्लाइन प्लेन हैविंग फ्रिक्शन। ठीक है, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक ऑफ मास है m, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है वो, इस पे म्यू है, सरफेस स्मूथ नहीं है, ये बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगा और उसके ऑपोजिट लगेगा एफ आर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये तो मुझे याद है, आप भी याद कर लो। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, जिसको डिराइव करना है वो कर सकता है, माइनस म्यू के कॉस थीटा।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स, मतलब कितना सेफ वेलोसिटी होना चाहिए एक व्हीकल का जब वो टर्न ले। बिकॉज जब व्हीकल टर्न लेता है ना, तब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अपन बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आगे जाके, पर यहाँ आप जान लीजिए कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स जिसका वैल्यू होता है mv²/r वो अप्लाई होता है इस व्हीकल पे। आपने देखा होगा बाइक रेसिंग कंपटीशन में जो बाइकर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना बाइक को हल्का सा झुका देते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग इस अच्छे स्पीड से टर्निंग क्रॉस कर जाए। वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? ऐसे करने के पीछे भी एक रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं झुकाएंगे ना तो उनका गाड़ी ट्रैक से ही बाहर चला जाएगा। कि मजबूरी है कि बाइक को झुकाना पड़ता है ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको वो कोप अप कर पाए, जिसका वैल्यू होता है mv²/r जो बाहर की तरफ लग रहा है। इसी फोर्स को बैलेंस कर देता है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो हो गया क्या? μn। यही μn बैलेंस करता है mv²/r को, तब जाके गाड़ी प्रॉपरली टर्न हो जाता है। μn जो है वो किसके बराबर हो गया? mv²/r। यदि ये बराबर नहीं होगा तो ये गाड़ी क्या होगा? बाहर की तरफ फेंका जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो μn = mv²/r। तो μn क्या होगा यहाँ पे? mg। तो μmg = mv²/r। m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अपन? वेलोसिटी = रूट में μrg। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं डेथ वेल पे। मौत का कुआं। मौत का कुआं मेला में, जब भी कोई आप मेला गए होंगे तो वहाँ पे ये मौत का कुआं में आप देखे होंगे कि गाड़ी सब ऐसे ऐसे घूमता है, गोल 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 गोल। ठीक है, तो ये सपोज एक कार, ऑल्टो सब कुछ घुमा देता है वो लोग। ठीक है, तो ये सपोज r रेडियस का एक मौत का कुआं है। ठीक है, नीचे की तरफ लगता है mg। ठीक है, और इधर लगेगा mv²/r। ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, उसके ऑपोजिट लग रहा है। और ये गाड़ी को गिरने से कौन बचाता है पता है? गिरने से बचाता है फ्रिक्शनल फोर्स। यदि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तो गाड़ी धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से ही ये डेथ वेल जो है, मौत का कुआं जो है, ये ऑपरेट करता है। तो यदि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तभी ना ये नीचे नहीं गिरेगा, गाड़ी गोल गोल घूमता रहेगा। तो यदि mg ज़्यादा हो गया तो धड़ाम से गाड़ी नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है Fr, वो ग्रेटर होना चाहिए mg से। ठीक है, तो μn इज ग्रेटर देन mg। n यहाँ पे क्या हो गया? mv²/r। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, वो इज ग्रेटर देन mg। m कैंसिल कर देते हैं, तो v² क्या आ जाएगा? gr/μ। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा? gr/μ रूट में। ये हो गया आंसर। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।